आज की वीडियो में इस आश्वासन के साथ शुरुआत करता हूं कि यदि आपने ये वीडियो पूरी तरह से देख ली तो आज के बाद आपको कभी भी जो क्लासिफिकेशन के लिए इवैल्यूएशन मैट्रिक्स यूज होते हैं उनका बारे में अन्य जानकारी लेने के लिए अन्य यूट्यूब वीडियो को देखने की या फिर ब्लॉग या आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस वीडियो में इतनी अच्छी तरह आपको बताऊंगा कि प्रिसीजन रिकॉल, F1 स्कोर, AUC ROC कव क्या होते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स की सारी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। इसके अथवा मैं जो भी सारे फॉर्मूलाज हैं उसको रिमेंबर, उसको याद करने की ट्रिक आपको देने वाला हूं। तो ये वीडियो पूरी तरह से देखिएगा। और इस वीडियो को अगर एक बार आपने देख लिया तो उसके बाद पूरे जीवन भर आप ये सब नहीं भूल पाएंगे। याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम होती है। एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर या फिर डेटा साइंटिस्ट आपको उसका यूज करना ही पड़ेगा। तो इवोल्यूशन मैट्रिक्स जो उसका मापदंड होता है कि आपकी एल्गोरिथम अच्छी है या बुरी, उसके लिए यूज की जाती है। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, शुरू से एंड तक, एक मिनट भी इसका वेस्ट मत कीजिएगा। तो इसी उपलक्ष्य के लिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। और हम शुरू करने वाले हैं आज का लेक्चर, इवोल्यूशन मैट्रिक्स फॉर क्लासिफिकेशन। तो देखिएगा, आपके एक प्रॉब्लम आपको ये पता होनी चाहिए कि जब भी आप कोई क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स बना रहे होते हैं तो हम ज्यादातर क्या करते हैं ना, अगर हमारे पास ज्यादा नॉलेज नहीं है तो हम उसके ना एक कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है, मापदंड होता है कि यदि आप कुछ चीज का मापदंड ले रहे हो कि यार ये चीज सही है या गलत है। जैसे हम अपने वजन का मापदंड लेते हैं तो हम केजी में उसका मापदंड ले रहे होते हैं, या फिर हम किसी और चीज का टेम्परेचर का मापदंड ले रहे होते हैं तो उसके लिए हमारा मेजरमेंट की टेक्निक होती है ना कि टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर हो जाएगा, ठीक है, और वेट के लिए हमारा वेइंग मशीन हो जाएंगी। तो ये सारे मापदंड कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि क्लासिफिकेशन मॉडल में हम यदि किसी सिंगल मैट्रिक्स पे डिपेंड हो रहे हैं कि हम किसी एक ही मापदंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हो सकता है आपको मिसलीडिंग रिजल्ट दे दे। तो इस चीज के लिए मैं आपको प्रिपेयर करने वाला हूं इस लेक्चर में। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कि क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स के क्या क्या की एलिमेंट्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स है आपके पास तो एक अपने आप जनरेट होकर आएगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स का नाम ही कंफ्यूजन मैट्रिक्स इस वजह से पड़ा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। उसके अलग मैट्रिक्स होती है हमारी एक्यूरेसी, एक होती है रिकॉल, एक होती है प्रिसीजन, एक होती है F1 स्कोर और एक होती है AOC ROC कर्व। तो ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अभी मैं आपसे एक फ्लो दिखाता हूं मशीन लर्निंग मॉडल का, मशीन लर्निंग मॉडल किस हिसाब से काम करता है। तो मान लीजिएगा कि आपको मैंने दे रखी है कि 100 आपके पास इमेज है। ठीक है, 100 आपके पास इमेज है कैट्स और डॉग की, कैट और डॉग की आपके पास 100 इमेज है। तो मैं चाह रहा हूं कि अब एक बार मैंने आपको अपने मॉडल को पूरी तरह से ट्रेन कर दिया है। ठीक है, तो मॉडल को मैंने ऑलरेडी ट्रेन कर रखा है, अब मैं एक नई इमेज दे रहा हूँ उसे। तो मैंने ये प्यारे से पपी की एक इमेज दी यहाँ पे। अब मैंने अपने ट्रेन मॉडल के अंदर जब ये डाली तो वो बताएगा ना यार, वो प्रिडिक्ट करेगा कि यार ये डॉग है या कैट है। तो इस केस में मान लीजिएगा इसने प्रिडिक्ट किया ये डॉग है। ठीक है, और प्रिडिक्शन क्या क्या हो सकते थे, या तो डॉग हो सकता था या कैट हो सकता था। तो हमारा देखिए, हमने प्रिडिक्ट किया डॉग और एक्चुअल में भी क्या था, वो डॉग ही था। तो इस केस में क्या हुआ कि हमारा प्रिडिक्शन एकदम 100% एक्यूरेट रहा कि जो हमारी एक सिंगल इमेज थी उसके लिए हमने पूरी तरह से जो मॉडल था उसने एकदम सही प्रिडिक्ट किया। तो इस तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा प्रिडिक्ट कर रहा है हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, प्रिडिक्शन को कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअल के साथ कि एक्चुअली में क्या है। तो ये होता है फ्लो ऑफ क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स। ये एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है जिसमें केवल दो ही आउटपुट आ सकते हैं, या तो कैट हो सकता है या डॉग हो सकता है। इसके अलावा देखिए, आपको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी होती है। और इसके मल्टीपल क्लास क्लासिफिकेशन मतलब जैसे कि मान लीजिएगा आपके पास बहुत सारी इमेज है एनिमल्स की। ठीक है, कैट डॉग हॉर्स। तो उसमें क्या होता है ना, हमें एक से ज्यादा हमारे पास आउटपुट होते हैं और हमें इनपुट के द्वारा देखना पड़ता है यार ये कैट है, डॉग है या हॉर्स है। तो ये आ गया। अब देखिए, आप सेम एग्जांपल को हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम जानते हैं कि एक्यूरेसी क्या होती है। तो एक्यूरेसी क्या है कि बहुत सिंपल तरीका है। एक्यूरेसी हम मैक्सिमम आज तक जो यूज करते हुए आए थे ना, कि हम आपको किसी मैं नौसिखिए को कह दूं यार कि ये मॉडल कैसा काम कर रहा है, तो वो सबसे पहले ना वो एक्यूरेसी ही नोट करेगा कि यार हमारा मॉडल इतना एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी होता है कि कितनी बार हमने, जैसे मान लीजिएगा हमारे पास टोटल 100 इमेज थी। ठीक है, 100 में से यदि आपने 99 बार अपनी इमेज को करेक्ट प्रिडिक्ट किया, 99 टाइम आपने बहुत सही आंसर सही दिया और एक बार ही आपने गलत दिया। ठीक है, तो क्या होगा एक्यूरेसी की करेक्ट कितनी बार हुआ, 99 टाइम हमारा करेक्ट हुआ। और टोटल कितनी बार हमारी कितने इमेज हमारे पास गए थे, तो हमारे पास इमेज गए थे 100।
तो यहाँ पे जो एक्यूरेसी का स्कोर आता है वो आता है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से तो परसेंटेज में स्कोर निकल जाएगा। तो ये आ जाता है हमारा 99%। तो हमारा इस केस में क्या हो गया, हमारी एक्यूरेसी होगी 99%। लेकिन एक्यूरेसी का हम यूज कहाँ करते हैं? ठीक है, एक्यूरेसी का हम सिर्फ उन्हीं डेटा सेट में यूज कर सकते हैं जहां पे हमारा जो डेटा होता है ना वो बैलेंस्ड होता है। अब बैलेंस डेटा क्या होता है? मान लीजिएगा अगर मैंने अपने मॉडल को ट्रेनिंग के दौरान अपने मॉडल को क्या क्या रखा हो, ट्रेनिंग के दौरान मैंने अपने मॉडल में कैट और डॉग, ठीक है, तो मैंने 50 कैट दे रखी हूँ और 50 डॉग दे रखी हूँ, या फिर 50, अगर इतना भी बैलेंस नहीं है तो यानी कि अगर मैंने 45 कैट दे रखी हूँ और 55 डॉग दे रखी हूँ, तो ये लगभग लगभग बैलेंस है ना, लगभग लगभग दोनों इमेजेस बराबर हैं। तो ये क्या होता है, बैलेंस डेटा सेट होता है, बैलेंस। ठीक है, लेकिन जो रियल लाइफ सिनेरियो होता है ना, इसमें हमारा डेटा सेट कभी भी ऐसा नहीं होता कि बैलेंस हो जाए, कि हमारे जो क्लासिफिकेशन, अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ जो हमारे पास डेटा पॉइंट्स है कैट के लिए वो बराबर हो डॉग के, या लगभग लगभग बराबर हो डॉग के। तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो यदि ये केस नहीं है कि हमारा बैलेंस नहीं है ये सारी चीजें, ठीक है, और जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, मान लीजिएगा आपने ट्रेनिंग के दौरान आपने क्या कर रखा है, कैट और डॉग का, ठीक है, आपने कह रखा है कि 99 इमेज मेरे पास डॉग की हैं और एक मेरे पास कैट की है। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो मॉडल है वो लर्न कर पाएगा कि कैट के क्या क्या फीचर होते हैं? क्योंकि कैट की तो सिर्फ एक ही इमेज आपने दे रखी है। वो बेशक डॉग को प्रॉपरली क्लासिफाई कर दे, वो अगर डॉग की इमेज देते हैं तो वो प्रॉपरली बता देगा कि यार ये, हाँ ये डॉग है। लेकिन कैट के केस में ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो बता पाए कि ये कैट है, क्योंकि कैट की तो सिर्फ एक ही इमेज दे रखी है आपने ट्रेनिंग मॉडल को। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये इम्बैलेंस डेटा सेट है, पूरी तरह से इम्बैलेंस डेटा सेट है ये। तो रियल लाइफ सिनेरियो में आपको कुछ इसी तरह के डेटा सेट मिलने वाले हैं। और क्योंकि रियल लाइफ सिनेरियो में डेटा हमेशा इम्बैलेंस होता है, तो हम कभी भी एक्यूरेसी को एज अ मैट्रिक्स यूज नहीं करते हैं, कभी भी हम एक्यूरेसी को यूज नहीं करते हैं एज अ मैट्रिक्स। तो यदि आप कोई रियल लाइफ सिनेरियो लीजिए, जैसे कि स्पैम ईमेल होता है, स्पैम ईमेल यानी कि जो इसमें स्पैमर्स हैकर्स होते हैं वो आपको ईमेल भेजते हैं, उस तरीके का डेटा हो गया। या फिर आपका क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड डिटेक्शन हो गया कि कोई गलत, कोई आपका क्रेडिट कार्ड की डिटेल यूज करके आपके क्रेडिट कार्ड से कोई फॉल्स ट्रांजेक्शन कर रहा है। या मेडिकल डायग्नोसिस में कि यार आपको कोई बीमारी हो रखी है तो उसके लिए कोई डायग्नोसिस हो। तो यार इन सब ये है ना रियल लाइफ सिनेरियोस हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा डेटा सेट ना इम्बैलेंस होता है। क्योंकि अगर आपके पास स्पैम ईमेल है ना, आपका अपना ईमेल बॉक्स चेक कीजिएगा, आपके पास अगर 1,000 मेल है ना, 1,000 में से 10-20 ही स्पैम मेल होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड में भी आप देखिएगा कि आपके पास रेयरली ऐसा कुछ आता होगा कि कभी कभी ना कंपनी खुद कॉल कर देती है, यार आपका मुझे ये लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है ना, यहाँ पे फ्रॉड की संभावना है। तो आप वो कंफर्म करने के लिए आपसे पूछते हैं कि आपने ये ट्रांजेक्शन किया है या नहीं किया है। तो ये ना बहुत रेयर केस होते हैं जहाँ पे हमारा फ्रॉड आ जाता है या स्पैम मेल आ जाती है। तो क्योंकि ये डेटा सेट क्या इम्बैलेंस है, 1,000 में से आपको केवल और केवल 1,000 में से, मैं एक मान के चल रहा हूँ, 1,000 में से आपको 10-20 ऐसी स्पैम मेल आ रखी होंगी। ठीक है, तो ये तो आपकी प्रॉपर मेल है, प्रॉपर मेल है, और ये है स्पैम मेल। तो डेटा सेट क्या है, इम्बैलेंस है। तो इस केस में हम अगर एक्यूरेसी यूज करेंगे तो हमारे रिजल्ट खराब ही आएंगे, हम प्रॉपरली इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। हमने मापदंड क्या किया है, गलत चूज किया है इस केस में। तो अगर एक्यूरेसी नहीं तो क्या? ठीक है, एक्यूरेसी नहीं तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है? कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारे कोई भी प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के लिए, क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम के लिए, वो क्लासेस में डिवाइड कर देती है कि इसकी क्लास क्या होगी। ठीक है, ये हमने सही किया या गलत किया इसको क्लासिफाई। ये होता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स ऊपर ऊपर से। और ये भी बताती है कि आप किस तरीके के एरर के बारे में बात कर रहे हैं। ये एरर वगैरह ये सारी जो टर्म्स है, मैं रिकॉल, प्रिसीजन, स्पेसिफिटी, एक्यूरेसी, एयूसी, आरओसी का, ये मैं पूरा आगे जाके बताने वाला हूँ। पहले हम देखते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। इसका नाम कंफ्यूजन इस वजह से पड़ा है क्योंकि इसको देख के ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो अगर मैं शुरुआत करूं यहां से, तो ट्रू पॉजिटिव क्या है? सबसे पहले ये देखिएगा, आपके पास एक ही वाई एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस होगी, और ये आपकी एक्स एक्सिस होगी। यहाँ पे आप जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो आता है, यहाँ पे एक्चुअल कर रहे हैं वो आता है। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज पॉजिटिव है, ठीक है, आपने किसी चीज को पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया, जैसे स्पैम मेल है। स्पैम मेल आपने किया कि स्पैम में पॉजिटिव, बिल्कुल ये जो मेल आई है, जो नई मेल है, मैंने अपने टेस्ट करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए दे रखी है अपने मॉडल को, मैंने प्रेडिक्ट किया पॉजिटिव है, और वो एक्चुअल में भी पॉजिटिव है। तो इसको कहते हैं हम ट्रू पॉजिटिव। यदि स्पैम मेल
एक्चुअली में नेगेटिव थी, यानी कि वो स्पैम मेल नहीं थी, लेकिन मैंने प्रिडिक्ट क्या कर दिया कि वो स्पैम मेल है। तो यार ये तो गलती कर दी मैंने, तो गलती को मैंने हाईलाइट किया है रेड रंग से। तो ये क्या कहलाएगा? फॉल्स पॉजिटिव। तीसरा केस लेते हैं, यदि स्पैम मेल नहीं है वो, मैंने सॉरी स्पैम मेल मैंने प्रिडिक्ट किया कि यार ये स्पैम मेल नहीं है, पर एक्चुअल में वो तो स्पैम मेल ही थी। तो ये फिर से मैंने गलत प्रोडक्ट प्रिडिक्ट किया, तो मैंने रेड रंग में ले लिया और इसको नाम दिया फॉल्स नेगेटिव। अब मान लीजिएगा आपने एक मेल आई और आपने प्रिडिक्ट किया यार ये स्पैम मेल नहीं है, और एक्चुअल में भी वो स्पैम मेल नहीं थी, तो ये क्या हो गया? सही कंडीशन, मैंने बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया है, तो ग्रीन में आ गया, और इसको कहेंगे ट्रू नेगेटिव। अब देखिएगा, अब ये फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये सारी चीजें ना टर्म्स, ये बड़ी कंफ्यूजिंग करने वाली हैं यार, कि क्या कह रहे हो यार आप, ये किस तरीके से मैं इसको याद रखूं, ये क्या है? तो इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक डेवलप कर रखी है। तो ट्रिक ये है, देखिएगा, ये तो आप आराम से ये मैट्रिक्स आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। आप ऐसे करके एक मैट्रिक्स बनाइए, ये ड्रॉ हो गई, और यहाँ पे पॉजिटिव प्रिडिक्शन को यहाँ पे लिखिएगा, एक्चुअल को यहाँ पे लिखिएगा, और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लिख दीजिए, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव लिख दीजिए। इनकी कॉलम भी हमारे पॉजिटिव नेगेटिव और रोज भी हमारी पॉजिटिव नेगेटिव। अब जो अब आपको क्या करना है ना, ये इसको ट्रू पॉजिटिव कैसे कहेंगे ये जानना है, तो उसका एक तरीका है। तो उस तरीके को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब देखिएगा, तो ये जो वैल्यू है ना, टीपी, एफ पी, एफ एन और टी एन, ये एक्स और वाई से मिलके बनी है, एक्स और वाई से मिलके बनी है। अब हम हर एक के लिए एक्स निकालेंगे और हर एक के लिए वाई निकालेंगे। देखिए एक्स क्या है, पहले वाले केस में एक्स निकालने के लिए क्या करना है, हमें रो और कॉलम देखने, केवल रो और कॉलम को देखना है। तो यहाँ पे क्या है, आपको बेसिक मैथमेटिक्स पता होगी। तो बेसिक मैथमेटिक्स में क्या होता है, यदि प्लस प्लस हो तो उसका आंसर क्या आता है? प्लस। प्लस माइनस में उसका आंसर आता है माइनस। माइनस माइनस में भी माइनस आता है, और माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस हो जाता है। यानी कि जहां पे भी हमारा प्लस आ गया ना, वो हो जाएगा ट्रू। ठीक है, वो केस हो जाएगा ट्रू। जहां जहां पे भी प्लस प्लस आ गया हमारा, तो वो केस हो जाएगा ट्रू। अब हम हर एक केस के लिए एक्स हमें पता चल गया कि कैसे निकालना है। अब हम वाई कैसे निकालेंगे? तो वाई केवल हमें क्या करना है, वाई एक्सिस को देखना है, और वहां से हमें वाई पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए निकालते हैं। तो पहला जो हमारा सेल है, उसमें क्या है, हम पहले एक्स एक्सिस इनके दोनों के रोज और कॉलम को देख लेते हैं। तो रोज और कॉलम में क्या लिख रखा है? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है हमारा? ट्रू। प्लस प्लस क्या होता है? ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया ट्रू। अब देखिएगा इसमें वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में पॉजिटिव लिखा है, तो ये हो जाएगा ट्रू पॉजिटिव। तो पहला वाला निकल गया हमारा ट्रू पॉजिटिव। अब दूसरे वाले को देखते हैं, इस वाले को चेक करते हैं। कोई अलग कलर ले लेता हूं मैं, व्हाइट ले लेता हूं। ठीक है, अब हम इस वाले को चेक कर रहे हैं। अब देखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर प्लस और माइनस क्या होता है? प्लस और माइनस माइनस होता है, यानी कि ये हो जाएगा फॉल्स, यानी कि ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स हो गया। अब वाई एक्सिस में क्या है? पॉजिटिव, तो ये हो गया फॉल्स पॉजिटिव। अब हम अगले वाले का चेक करते हैं। अगले वाले के लिए येलो कलर ले लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है हमारा? नेगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या है? फॉल्स। अब हमारा वाई एक्सिस में क्या है हमारे पास? नेगेटिव, तो फॉल्स नेगेटिव। अब लास्ट वाला देखिएगा बचा है हमारे पास। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है हमारे पास? अगर इसको भी कोई और कलर ले लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। यानी कि पॉजिटिव का क्या मतलब हो गया कि ट्रू हो गया, वो प्लस हो गया ना, यानी कि ट्रू हो गया। और वाई एक्सिस में क्या है हमारे पास? नेगेटिव। तो ये जो ट्रिक है ना, इसके हिसाब से आप हमेशा याद रखेंगे कि कौन से सेल में क्या चीजें आती हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है, और पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी आपको ये ट्रिक नहीं मिलने वाली है। ये मेरी याद की हुई ट्रिक है, इसी के थ्रू मैंने ये सारी चीजें याद की थी, और एक बार आपके दिमाग में चीज बैठ गई तो उसके बाद तो आप भूलते ही नहीं है। तो यहां से जो हमारा कंफ्यूजन, मैट्रिक्स की कंफ्यूजन थी ना, कि वो कैसे बनता है, क्या सारी चीजें होती हैं, वो दूर हो गई है। अब मैं एक सिनेरियो में लेके चलता हूँ आपको, ठीक है, रियल लाइफ सिनेरियो में लेके चलता हूँ। मान लीजिएगा एक हॉस्पिटल है, और वो हॉस्पिटल है टिचकुले एंड टिचकुले, एक मूवी थी अक्षय कुमार की, उसके उससे रेफरेंस लिया मैंने। तो टिचकुले टिचकुले कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, तो अब वो टिचकुले टिचकुले हॉस्पिटल है, टिचकुले एंड टिचकुले हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे भैया कुछ भी होता है यहाँ पे ना,
अब मैं दिखाऊंगा कि ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव क्या होता है, ट्रू नेगेटिव क्या होता है। तो यहां से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ट्रू पॉजिटिव क्या है, ठीक है। ट्रू पॉजिटिव क्या है, देखो एक्चुअल में ना एक लेडी आई, यहाँ पे दो लोग पेशेंट में, दो लोग हैं, एक लेडी है और एक जेंट्स है। तो एक लेडी आई और लेडी को उसका टेस्ट हुआ, ठीक है। उसको पेट में कुछ दिक्कत हो रही थी, वॉमिटिंग वगैरह आ रही थी, ये सारे सिम्टम्स आ रहे थे, तो उसका टेस्ट किया गया, ठीक है। अब टेस्ट किया गया तो उसको बताया गया कि यार आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है, आप प्रेग्नेंट हो। तो उन्होंने ना कुछ टेस्ट किए, टेस्ट करने के बाद उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया कि आप प्रेग्नेंट हो, और एक्चुअल में भी वो लेडी क्या थी, प्रेग्नेंट थी। तो ये हो गया ट्रू पॉजिटिव, जहां पे हमारा एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टिव वैल्यू दोनों सही होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि बधाई हो, आप पॉजिटिव, आप प्रेग्नेंट हो। तो ये आ गया। अब दूसरा केस देखिएगा कि एक आदमी आया, उसके भी सेम पेट में दिक्कत थी, उल्टी वगैरह आ रही थी, सेम लगभग लगभग सिम्टम वो थे। अब उन्होंने कुछ एडिशनल टेस्ट कराए, ठीक है, एडिशनल टेस्ट कराए और कहा कि बधाई हो भाई साहब, आप प्रेग्नेंट हो। अब भाई साहब कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं, यानी कि एक्चुअली में तो भाई साहब प्रेग्नेंट नहीं है ना। तो ये हमने गलत प्रिडिक्शन कर दी, ठीक है। तो ये होता है हमारा फॉल्स पॉजिटिव, जहां पे हम एक्चुअल एक्चुअल जो नेगेटिव होते हैं ना, उसको हम पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर देते हैं कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट नहीं था, पर हमने प्रेडिक्ट कर दिया वो प्रेग्नेंट है। इसको कहते हैं हम फॉल्स पॉजिटिव। और इसी सेम चीज को कहते हैं टाइप 1 एरर। सेम चीज को क्या कहते हैं हम, टाइप 1 एरर। तो यहां से एक और हमारा इंटरव्यू के लिए बहुत इसेंशियल क्वेश्चन बन जाता है कि टाइप 1 एरर क्या होता है। तो फॉल्स पॉजिटिव हमारा टाइप 1 एरर होता है, जहां पे एक्चुअल जो होता है वो नेगेटिव होता है, बट हम उसको प्रिडिक्ट कर देते हैं पॉजिटिव। अगला देखिए, अगला केस। अब एक महिला आई, वो सारी चीजें हुई, एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट थी, पर हमारे रिजल्ट, हमने जो प्रिडिक्ट किया अपने रिजल्ट से, वो क्या किया कि यार तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। अब देखिए कितनी बड़ी खामी बता दी यार यहाँ पे, कि यार एक महिला प्रेग्नेंट है और आप कह रहे हो उसको प्रेग्नेंट नहीं है। तो यार प्रेगनेंसी के बाद आपको महिला को स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशल मेडिसिन चलती है, उनकी डायग्नोसिस चलते हैं। अगर आप ये नहीं बताओगे तो आने वाले बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो ये बहुत ही गलत रिजल्ट दिया टिचकुले एंड टिचकुले हॉस्पिटल ने। तो इस बार भी हमने गलत किया। तो इसको कहते हैं फॉल्स नेगेटिव, जहां पे हमने एक्चुअली में जो पॉजिटिव था उसको हमने प्रिडिक्ट कर दिया नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा फॉल्स नेगेटिव, और इसी को हम कहते हैं टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर। तो ये यहां से आप समझ जाओ टाइप 1 एरर क्या होता है और टाइप 2 एरर क्या होता है। लास्ट में देखिएगा, एक आदमी आया था, उसके पेट में दिक्कत थी, उल्टी आ रही थी। तो आप वो एक्चुअल में कुछ और बीमारी हो सकती थी, लेकिन आया हो घबरा के, तो आप उसने कहते कि यार आप प्रेग्नेंट नहीं हो, एक्चुअल में भी वो प्रेग्नेंट नहीं था, बिल्कुल सही बात कही। तो उसको कहते हैं ट्रू नेगेटिव। तो यहां से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है, ट्रू नेगेटिव क्या होता है, और फॉल्स नेगेटिव क्या होता है। यदि आपको कभी भी संकोच हो रहा होगा कि यार क्या समझ में नहीं आ रही, तो ये टिचकुल्ले टुचकुल्लो हॉस्पिटल का एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा। आपको उसके बाद पूरी गाथा पता चल जाएगी। और अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाए कि टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, तो जैसे ही आप ये टिचकुल्ले टुचकुल्लो हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लेंगे, आपके मन में ये पिक्चर ड्रॉ हो जाएगी अपने आप ही। और वहां से आप इंटरव्यूअर से थोड़ा समय लीजिएगा, पेन पेपर उठाइएगा, वहां पे ड्रॉ कीजिएगा, और यहां से पता चल जाएगा कि टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है। आगे बढ़ते हैं हम इनके फॉर्मूलेस की तरफ या फिर इक्वेशंस की तरफ, कि इनकी इक्वेशंस क्या होती हैं। देखिए इक्वेशन याद करने का ये भी बहुत अच्छा तरीका है। ये सेम चीज है, हमारी कंफ्यूजन मैट्रिक्स बन रखी है। ये हमारा प्रिडिक्टेड लेवल है, और ये रियल है या फिर एक्चुअल लेवल, ठीक है। रियल या एक्चुअल लेवल है ये। अब देखिएगा हमारा एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी होती है कि कितने बार आपने सही प्रिडिक्ट किया, यानी कि जो ग्रीन वाले होते हैं, ठीक है। तो ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, हमने इसको लिया और इसको डिवाइड कर दिया सबसे, जितने भी हमने प्रिडिक्शन कर रखे हैं सबसे डिवाइड कर दिया, ये हो गया हमारा एक्यूरेसी। बहुत इजी है, कितने बार हमने सही प्रिडिक्ट किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया। अब प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन याद रखिएगा, पी से प्रिसीजन होता है, पी से पॉजिटिव होता है, और पी से प्रिडिक्टेड लेवल होता है। तो जहां पे तीन पी एक साथ आ जाएं, तो वहां पे हम यूज करते हैं प्रिसीजन, ठीक है। प्रिडिक्टेड लेवल का पॉजिटिव देखना है, ठीक है, और तो उस केस में क्या आ जाएगा, हमारा प्रिसीजन आ जाएगा। तो प्रिडिक्टिव लेवल का पॉजिटिव का रो देखो, ये है। और इसमें हमने प्रिडिक्ट ट्रू पॉजिटिव किसको प्रिडिक्ट किया है, सही किसको प्रिडिक्ट किया है, इसमें भी हमें केवल ग्रीन वाला दिखना है,
तो उसको रखेंगे हम ऊपर, ट्रू पॉजिटिव, जो हमने सही प्रिडिक्ट किया उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, इस पूरी रो से। तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ये हो गया हमारा प्रिसीजन। प्रिसीजन निकल गया। अब देखते हैं रिकॉल का। रिकॉल का इस बार मैंने जानबूझ के इसको रियल लेबल नाम से दे दिया, क्योंकि एक्चुअल और रियल एक ही चीज होती है ना। अब देखिए, इस केस में क्या करेंगे आप, कि आपको रिकॉल निकालना है तो आपको क्या करना है, ट्रू पॉजिटिव को डिवाइड करना है इनसे। यानी कि इस बार आपको पॉजिटिव वाला कॉलम देखना है जिसमें लेबल का नाम क्या हो, रियल हो। ठीक है। ठीक है, तो रियल लेबल हमारा इस तरफ है, कॉलम की तरफ है, तो हमें कॉलम कॉलम से डिवाइड करना है इस बार। तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव, क्योंकि कॉलम में क्या क्या है, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा रिकॉल। रिकॉल। अब मैं एक और बार आपको ये जो ट्रिक है ये रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। देखिएगा, जब हम प्रिसीजन निकालते हैं तो प्रिसीजन के केस में हम प्रिडिक्टिव लेबल की बात करते हैं और पहली वाली रो की बात कर रहे हैं। और जब हम रिकॉल निकालते हैं तो हम एक्चुअल या फिर रियल लेबल की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि एक्चुअल और रियल लेबल किस तरफ है, हमारी रो की तरफ तो नहीं है, हमारी कॉलम की तरफ है। और कौन सा कॉलम दिखना है हमें, पहला वाला कॉलम। तो दोनों में एक में पहली रो दिखनी है, एक में पहला कॉलम देखना है। और यदि प्रिसीजन है तो प्रिडिक्शन वाला लेबल दिखना है, यदि रिकॉल है तो रियल या फिर एक्चुअल वाला लेबल दिखना है। तो जो भी हमारा ग्रीन में होता है यानी कि ट्रू पॉजिटिव होता है, उससे डिवाइड कर देंगे हम उसकी कॉन्सिक्वेंट रो या फिर कॉलम को। तो हमारा प्रिसीजन और रिकॉल यहां पे निकल जाएगा। अब देखिएगा F1 स्कोर क्या होता है। F1 स्कोर कुछ नहीं होता है, इसका हार्मोनिक मीन होता है प्रिसीजन और रिकॉल का। यदि मैं चाहूं कि मैं प्रिसीजन यूज करूं या फिर रिकॉल यूज करूं, ठीक है, आपको पता ही है कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में एक्यूरेसी तो यूज नहीं होती, तो अगर एक्यूरेसी यूज नहीं होती तो या तो प्रिसीजन यूज होगा या रिकॉल यूज होगा। तो मैंने इसका हार्मोनिक मीन निकाल दिया। हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2 डिवाइडेड बाय 1/1, 1/प्रिसीजन प्लस 1/रिकॉल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। इसको हम कहते हैं F1 स्कोर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि इनका फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ, कैसे बना इनका फॉर्मूला। यहां तक आशा करता हूं सारी चीजें क्लियर होंगी। यदि आपको क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब हम देखते हैं यार कि रिकॉल और प्रिसीजन में क्या अंतर है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया कि प्रिसीजन, अगर इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो प्रिसीजन क्या है, कि हमारा रेशियो है कि जितने भी बार हमने ट्रू पॉजिटिव दिया और उसको डिवाइड करेंगे जो भी प्रिडिक्टेड प्रिडिक्टेड लेवल वाले हैं, प्रिडिक्टेड लेवल वाले जितने भी हमने पॉजिटिव निकाले हैं वो सारी चीजों से। रिकॉल क्या होता है, रिकॉल को हम सेंसिटिविटी भी कहते हैं। ये रेशियो किसका होता है, ट्रू पॉजिटिव का। इसको डिवाइड करेंगे रियल लेवल के जितने भी पॉजिटिव हैं। ठीक है, रियल लेवल में पॉजिटिव वाला कौन सा है, ये, इससे कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रिसीजन और रिकॉल की डेफिनेशन। यदि किसी का प्रिसीजन कम है तो इसका क्या मतलब होगा, किसी का प्रिसीजन कम आ रहा है, इसका क्या मतलब हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे, अब मैं अगर इसका फॉर्मूला लिखूं प्रिसीजन का, प्रिसीजन हो गया, मैं दोबारा से यही देखिएगा टेबल में देख रहा हूं कि यार प्रिडिक्टेड लेवल था तो इसी में प्रिसीजन होगा। ठीक है, अब प्रिसीजन है तो ये पहली वाली रो को ही लूंगा मैं। तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ये निकल गया हमारा। अगर इसकी वैल्यू कम आती है, इसकी वैल्यू कम कैसे आएगी, देखिए ये दोनों तो ऊपर नीचे एक ही चीज है, तो इसकी वैल्यू कम कैसे हो सकती है, जब इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ये थोड़ा हमने गलत निशान बना दिया, इसकी वैल्यू जब ज्यादा हो जाए तो इसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो FP है इसकी वैल्यू हमारी बढ़ जाए, यानी कि फॉल्स पॉजिटिव जब हमारा बढ़ जाएगा तो हमारा प्रिसीजन क्या आता है, ज्यादा आ जाता है, कम आ जाता है, सॉरी, कम आ जाता है। अब मैं रिकॉल का निकालता हूं, तो रिकॉल क्या है, देखो रिकॉल था, रिकॉल के लिए मेरे को रियल लेवल में जाना है, रियल लेवल का पहला वाला मेरे को कॉलम लेना है, ये वाला कॉलम लेना है। तो ये क्या होता है जो हमने सही किया, यानी कि ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। अब यदि आपका रिकॉल स्कोर कम आ रहा है, रिकॉल स्कोर कम आ रहा है तो उसका क्या मतलब होगा, ये दोनों चीजें सेम है तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपका फॉल्स नेगेटिव बढ़ गया है तो आपका रिकॉल कम हो जाएगा। तो यहां से आपको डेफिनेशन
पूरी तरह से मिल जाएगी कि क्या डेफिनेशन होती है, और फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे अभी तक, और मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया। अब देखते हैं कुछ रियल लाइफ सिनेरियो में। अब इन सिनेरियो में मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि यार देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स यूज करना है ये पता होना चाहिए। एक्यूरेसी हमें पता चल गया कब यूज करना है, जब हमारा डेटा सेट बैलेंस्ड हो, उस केस में एक्यूरेसी सबसे अच्छी मैट्रिक्स होती है। लेकिन प्रिसीजन और रिकॉल हम कभी कभी हमें कब यूज करना होता है, तो प्रिसीजन और रिकॉल यूज करने के लिए हमें कुछ कुछ सिनेरियो देखते हैं और उसके बाद बताते हैं। तो मान लीजिएगा कि हमारा जो हॉस्पिटल था, टिचकुले एंड टिचकुले हॉस्पिटल, टिचकुले और टिचकुले हॉस्पिटल था। अब टिचकुले और टिचकुले हॉस्पिटल में क्या हुआ, कोविड 19 का टेस्ट हो रहा था। अब कोविड 19 का टेस्ट यदि हो रहा है तो इसमें कोई आदमी आया, उसने हमने टेस्ट कराया, अब उसका कोई रिजल्ट हम प्रिडिक्ट करेंगे कि यार ये इसको कोविड 19 का वायरस है इसके अंदर या नहीं है। तो ये सिनेरियो है हमारे पास। अब देखिएगा क्या हुआ, ये हमारा प्रिडिक्शन है, यहाँ पे हमारा एक्चुअल है। अब मान लीजिएगा एक व्यक्ति आया, उसने कोविड 19 का टेस्ट कराया और उसको पता चला कोविड 19 पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव था। ठीक है, तो यार बहुत अच्छी बात, और हमने प्रिडिक्ट भी क्या किया कि उसको कोविड 19 है। तो हमारी दोनों चीज सही रही, यानी कि ट्रू पॉजिटिव। तो ठीक है, बढ़िया है, इसको भेजो और इसको क्वारंटीन कर दो। अब दूसरा व्यक्ति आया, ठीक है, अब उसमें क्या था, उसको कोविड 19 नहीं था। याद रखिएगा, उस व्यक्ति को कोविड 19 नहीं था, यानी कि जीरो का मतलब उसको कोविड 19 नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति को हमने प्रिडिक्ट किया, हाँ, कि यार इस व्यक्ति को कोविड 19 है, इसको भी हम क्या क्या कहते हैं, क्वारंटीन कर देते हैं, अलग से बैठा देते हैं इसको अलग रूम में। अगला केस क्या आता है, अगला केस, एक व्यक्ति आया जिसको कोविड 19 है, इसको कोविड 19 है। अब लेकिन हमने प्रिडिक्ट कर दिया अपने मॉडल के द्वारा, नहीं भैया इसको कोविड 19 तो नहीं है, इसको एक काम कर खुले में छोड़ दो बाहर। लास्ट वाला केस देखते हैं कि एक व्यक्ति आया, ठीक है, जो हेल्दी व्यक्ति था, उसको हमने टेस्ट करवाया और हमने डायग्नोस, वो एक्चुअली में कोविड 19 नहीं था, और हमारी डायग्नोसिस में भी निकला कि नहीं भैया इसको कोविड 19 नहीं है। तो बिल्कुल सही बात। अब देखिएगा इस सिनेरियो में, आप ये देखिएगा इन सब में से ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव ट्रू नेगेटिव, याद रखिएगा ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये ज्यादा काम नहीं करते हैं। ठीक है, जो क्योंकि ये तो हमने सही प्रिडिक्ट कर रखे हैं। हमारे जो फैक्टर, जो मेन जो हमारे मॉडल को के ऊपर इफेक्ट डालते हैं ना, हमारी जो मैट्रिक्स के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, वो ये होते हैं जहां पे हम गलत प्रिडिक्शन कर देते हैं। तो हमने दो जगह गलत प्रिडिक्शन की। अब देखिए कौन सी प्रिडिक्शन हमें ज्यादा भारी पड़ेगी। वेट का मतलब क्या होता है कि कौन सा, कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या होगा कि किस प्रिडिक्शन से हमें ज्यादा नुकसान हो रहा है, किस गलत प्रिडिक्शन से हमें ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो हमने चार में से जो हमारे सेल बन रखे हैं, दो तरीके की प्रिडिक्शन सही कर रखी है और दो तरीके की गलत कर रखी है। अब देखिएगा ये व्यक्ति हेल्दी था। अब कोविड 19 के केस में यदि हेल्दी व्यक्ति को हम क्वारंटीन कर दें तो क्या उसका इतना इफेक्ट है? उस पर्सनल व्यक्ति के लिए बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है कि यार उस पर्सनल व्यक्ति को, एक व्यक्ति के लिए आपने थोड़ा बहुत इफेक्ट इसमें पड़ जाएगा। ठीक है, कि बेचारे को क्वारंटीन कर दिया आपने जबकि वो अच्छा खासा हेल्दी था। लेकिन अब मैं सेकंड सिनेरियो देखता हूँ जहां पे इसको कोविड 19 नहीं था, अब कोविड 19 था, सॉरी, इसको कोविड 19 था और मैंने कह दिया यार ये तो हेल्दी व्यक्ति है यार, स्वस्थ है, इसको खुले में छोड़ दो। अभी खुले में जाएगा ये और लोगों को भी कोविड 19 का वायरस के द्वारा संक्रमित कर देगा। तो ये यहाँ पे हमने ब्लंडर कर दिया है। तो हमें इस चीज से बचना है। तो इस वाले सिनेरियो में जो फॉल्स नेगेटिव का वेटेज होता है ना, कॉस्ट होता है, वो हमारे ज्यादा होता है फॉल्स पॉजिटिव से। इसमें हमें चलो थोड़े व्यक्ति को वैसा गलत भी, अगर आपने रिजल्ट दे दिया कि इसको कोविड 19 हो, हेल्दी व्यक्ति हो, तो उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपने एक भी व्यक्ति ऐसा छोड़ दिया जिसको कोविड 19 था, और वो फिर कोविड 19 वायरस इधर उधर फैला देगा, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये हो गया आपका सिनेरियो नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड केस की तरफ। अब सेकंड केस क्या है, मान लीजिएगा जैसे आप अपना जीमेल देखते हो ना, जीमेल में मान लीजिएगा आपके पास 1000 मेल्स हैं। अपना जीमेल का इनबॉक्स खोलिएगा, कुछ ऐसे करके आता है, प्राइमरी मेल लिखा होगा कहीं पे, कहीं पे ड्राफ्ट लिखा होगा, आउटबॉक्स होगा, या सेंट मेल होगा, तो ऐसे करके होगा। तो एक फोल्डर बना होता है हमारा स्पैम का। कुछ कंपनी ना जो ओवर एडवर्टीजमेंट करती हैं या फिर स्पैम चीजें भेजती हैं या फिर आपत्तिजनक भी चीजें भेजती हैं, तो वो जीमेल अपने आप ना उन मेल को कैटेगराइज कर देता है और उसको भेज देता है स्पैम फोल्डर में, कैटेगरी बना देता है, उसको स्पैम फोल्डर में भेज देता है। अब हम सिनेरियो लेके चलते हैं। मान लीजिएगा कि आपका एक मेल, इसमें स्पैम का मतलब 1 है और नॉट स्पैम का मतलब 0 है। तो मान लीजिएगा एक केस लेते हैं जहां पे एक स्पैम मेल था। ठीक है, अब एक स्पैम मेल था और आपके जीमेल ने प्रिडिक्ट किया या ये स्पैम मेल है, उसको स्पैम फोल्डर में डाल दो।
तो हमने बिल्कुल सही किया। दूसरा एक केस लेते हैं कि जहां पे वो एक्चुअली में क्या था कि स्पैम मेल नहीं था। ठीक है, एक्चुअल में वो स्पैम मेल नहीं था, लेकिन हमने क्या प्रिडिक्ट किया, यार भैया ये तो स्पैम मेल है, इसको ना हम उठा के डाल दो इसको स्पैम के फोल्डर में। तो यहाँ पे हमने एक गलती कर दी। तीसरा केस लेके चलते हैं कि मान लीजिएगा एक मेल था जो कि स्पैम था, और उसको हमने स्पैम नहीं माना, यानी कि कंपनी का एडवर्टीजमेंट वगैरह ये सारी चीजें जो कंपनी वाले फालतू की चीजें भेजते रहते हैं, तो हमने मान लिया कि भैया ये स्पैम, हमारे पास ये स्पैम एक्चुअल में स्पैम मेल है, लेकिन हमारे जीमेल ने कहा कि नहीं यार ये स्पैम मेल नहीं है, इसको हम प्राइमरी अपने मेल में दिखा देते हैं। लास्ट वाला केस लेते हैं जहां पे हमारा स्पैम मेल नहीं था और हमने प्रिडिक्ट भी किया है स्पैम मेल नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हमारी सही हो गई। लेकिन अब दोनों कंडीशन में जो गलत हुआ है ना, वो क्या गलत हुआ है। अब मान लीजिए आपने कि स्पैम मेल खोला, स्पैम मेल गलती से खोल भी दिया, ठीक है, कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह ये सारी चीजें ये सब चीजें मिल भी गई आपको, लेकिन उससे हो क्या जाएगा यार, आप खुद समझदार हो। आप बैक कर दोगे उसको, डिलीट कर दोगे, या फिर उसको खुद अपने से स्पैम फोल्डर में डाल दोगे, तो अगली बार तो उस कंपनी के मेल ही नहीं आएंगे या उस अकाउंट से मेल ही नहीं आएंगे। लेकिन मान लीजिएगा कि आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग का इंटरव्यू दे रहे थे, ठीक है, एक कंपनी से, अननोन कंपनी से आपको मेल आया। अब वो मेल इन उसने डाल दिया स्पैम फोल्डर में। अब अगर आपका डायरेक्ट स्पैम फोल्डर में चले जाता है मेल, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा यार उस इंटरव्यू, आपका एक इंटरव्यू शेड्यूल था और वो स्पैम फोल्डर में चले गया, तो आपको तो इसकी जानकारी नहीं रहेगी। तो आपका तो पूरा करियर दाव में लग गया ना इस केस में। तो यदि पूरा करियर दाव में लग सकता है एक मेल के हिसाब से, तो इस केस में दोनों, इन दोनों गलतियों में से ब्लंडर कौन सा है, ज्यादा बड़ी गलती कौन सी है जिसका कॉस्ट आपको ज्यादा भुगतनी पड़ेगी, तो वो ये वाला मेल है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ एफपी फॉल्स पॉजिटिव का कॉस्ट भारी पड़ जाएगा फॉल्स नेगेटिव के केस से। अब हमारा तीसरा सिनेरियो है लोन का। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि गुड लोन और बैड लोन क्या होता है। तो देखिएगा, गुड लोन मतलब आपके और मेरी तरह व्यक्ति हैं, ठीक है, जो अपना ईमानदारी से काम करते हैं, सारी चीजें ईमानदारी से करते हैं, और हम ईमानदारी से, यदि हमने लोन ले रखा है तो हम उसको पैसा दे दे रहे हैं। ठीक है, हमने ईमानदारी से लोन लिया और पैसा दे दिया। बैड लोन को मैं थोड़ी दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। ठीक है, बैड लोन, यार एक व्यक्ति को आपने लोन दे दिया यार, पर उसकी क्षमता नहीं है कि वो लोन लौटा पाए। कहीं आपने देखा होगा यार, बेचारे हमारे जो किसान होते हैं उनकी फसल खराब हो जाती है तो वो बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास क्षमता, उनके पास पैसा ही नहीं बचाना है यार लौटाने के लिए। तो ये आ गया बैड लोन की कैटेगरी में कि यार आपने गलत तरीके के लोगों को लोन दे दिया है जिनकी क्षमता ही नहीं है कि वो लौटा पाए। और इसी में एक सेकंड कैटेगरी होती है मालिया टाइप के लोगों की। यार उनके पास क्षमता तो है लौटाने की, लेकिन इनकी नीयत नहीं है लौटाने की। ये अपना लोन लेंगे और करोड़ों करोड़ों का लोन लेंगे, करोड़ हजार करोड़ रुपए का, और ये भाग जाएंगे इंग्लैंड, लंदन में जाके सेटल हो जाएंगे। तो ये होता है गुड लोन और बैड लोन। अब जो भी हमारी जो क्रेडिट कंपनीज होती हैं जो लोन प्रोवाइड करती हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको बताना होता है कि गुड लोन कौन सा है, बैड लोन कौन सा है। अब देखिएगा, एक दिन में आपने देखा होगा कि आजकल बैंक के ऑनलाइन ऐप भी आ गए हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन ही अपना लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, 5-10 मिनट में लोन करके भी दे देते हैं। वो दुनिया भर के ऐप है ऐसे। अब वो करते क्या है, कैसे हैं, देखिए आप देखो, अब वो उनके पास ना हजारों लोन की अर्जियां आ रही हैं, लेकिन वो 5-10 मिनट में बता दे रहे हैं यार कि यार इसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो हम ऐसे ही किसी एक लोन ऐप को एज्यूम कर लेते हैं। अब हम अपना केस लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली में क्या था, एक्चुअली में हमारे पास एक बंदे की अर्जी आई जो एक्चुअली में एक बैड लोन की कैटेगरी में था, कि यार इस आदमी को लोन नहीं मिलना चाहिए था, और उसको लोन नहीं मिला। बहुत सही काम किया हमारे जो लोन ऐप के पीछे हमारी एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम लगी थी, उसने सही प्रिडिक्ट कर दिया, तो ये ट्रू पॉजिटिव हो गया। दूसरा केस लेते हैं कि एक व्यक्ति था जिसको ना गुड लोन, यानी कि जिसका लोन उसको ना देना चाहिए था, वो गुड लोन की कैटेगरी में होता है, लेकिन हमारे जो एल्गोरिथम था उसने उसको कैटेगराइज कर दिया बैड लोन, कि यार इसको नहीं देते लोन। तो उस बेचारे को लोन नहीं मिला, जबकि वो गुड लोन की कैटेगरी में, आप और हमारे जैसा आदमी था वो। ठीक है, तो इसको लोन नहीं मिला। अब यार ये तो बैंक भी एक कंपनी है, उसके लिए भी नुकसान हो गया कि यार गुड लोन एक मिस हो गया। ठीक है, तो ये दिक्कत वाली बात आ गई। अब हम तीसरा केस लेते हैं कि जब हमारा जो लोन था वो गुड लोन था, और हमने जो लोन था वो गुड लोन दे भी दिया, बहुत बढ़िया, लोन मिल गया इनको, बहुत बढ़िया, सबके लिए बढ़िया हो गया ये। अब लास्ट वाली कैटेगरी देखते हैं कि यार इसका जो लोन था ना, वो इसको नहीं देना चाहिए था। ठीक है, पर हमने क्या प्रिडिक्ट कर दिया
कि ये गुड लोन की कैटेगरी में है, जैसे माल्या टाइप का आदमी हो गया, ठीक है, कि हमने तो प्रिडिक्ट कर दिया माल्या के पास इतना बतेरा पैसा है और इसको गुड लोन की कैटेगरी में भेज दो। लेकिन आपको ये पता है कि एक्चुअली में ये बैड लोन की कैटेगरी में माल्या जैसे लोगों को लोन नहीं देना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जहां पे एक व्यक्ति को लोन मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला, तो इसमें आपका इस केस में क्या घाटा हुआ, इसमें आपका फायदा नहीं हो पाएगा, प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, या फिर प्रॉफिट हमारा जीरो हो रहेगा। लेकिन इस केस में आपको लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें आपका प्रॉफिट जीरो है, नुकसान भी जीरो है। लेकिन इसमें आपको कुछ नुकसान हो जाएगा, जैसे माल्या जैसा आदमी आ गया तो हजारों करोड़ लेके भाग जाएगा आपके। तो ये ज्यादा नुकसानदायक लोन है। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा फॉल्स नेगेटिव होगा वो ज्यादा भारी पड़ेगा हमारा फॉल्स पॉजिटिव से। तो मैंने आपको तीनों सिनेरियो एक एक करके आपको समझा दिए। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको समरी के थ्रू। तो अब हम समरी के थ्रू देखते हैं। तो हमने पहले सिनेरियो में क्या देखा, पहले सिनेरियो में हमने देखा कि जो हमारा हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में के केस में जो हमारा कॉस्ट फंक्शन था फॉल्स नेगेटिव का, वो ज्यादा था। जब हमने एक औरत को बता दिया कि यार औरत प्रेग्नेंट थी, लेकिन हमने उसको बताया कि यार ये प्रेग्नेंट नहीं है, तो इस केस में हमारा कॉस्ट फंक्शन कौन सा बड़ा हो गया, फॉल्स नेगेटिव। और प्रिसीजन और रिकॉल किसके फॉर्मूले में आता है फॉल्स नेगेटिव, वो आता है हमारे रिकॉल के उसमें। तो हम रिकॉल यूज करेंगे इस केस में। दूसरा केस था हमारा स्पैम का, ठीक है, जहां पे एक हैकर था, हैकर ने एक स्पैम मेल भेजा और हमने स्पैम मेल खोल दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा भारी पड़ जाता है फॉल्स नेगेटिव से। तो इस केस में क्या होता है हमारा कि जो अ, जो इस केस में सॉरी इस केस में क्या होता है हमारा, जो प्रिसीजन का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो उसमें ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव था। तो ये हमें भारी पड़ गया। तो इस केस में हम प्रिसीजन यूज करेंगे। तीसरा वाला बैड लोन की कैटेगरी है, जहां पे मालियावाल जैसे लोग आते हैं और हमारा लोन वापस नहीं करके जाते। तो यानी कि फॉल्स नेगेटिव हमारा जब भारी पड़ जाता है फॉल्स पॉजिटिव से, फॉल्स नेगेटिव भारी पड़ जाता है, तो इस केस में हम यूज करेंगे रिकॉल को। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, केस बाय केस वेरी करता है ये कि कौन सी चीज भारी पड़ेगी कौन सी चीज भारी नहीं पड़ेगी। तो इस केस ये सर्टेन केसेस के लिए मैंने लिख दिया है कि किसमें रिकॉल को यूज करना चाहिए, किसमें प्रिसीजन का यूज करना चाहिए हम लोगों को। अब हम बात करते हैं यार, ये तो बात होगी कि हमें प्रिसीजन कब यूज करना है, रिकॉल कब यूज करना है, ये सारी हमारी बात क्लियर होगी। लेकिन यदि मैं कहूँ यार, ऐसी भी तो कोई सिचुएशन हो सकती है यार जहाँ पे हमें दोनों चीजों की जरूरत पड़े। अब मेरी कंपनी है, जैसे सेम हमें बैंक वाला सेम एग्जांपल ले रहा हूँ यार, मेरी कंपनी ये भी चाह रही है कि यार चलो कोई बात नहीं, मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे पास ना जो बैड लोन कोई ना आए, लेकिन मेरे से गुड लोन भी कोई ना छूटे। यानी कि आप जैसे हम लोगों को लोन मिलना चाहिए था, तो उसकी भी कैटेगरी ये होनी चाहिए कि यार इसमें से कोई गुड लोन ना छूट जाए, कि हमारा कहीं प्रॉफिट बनने वाला था वो भी ना छूट जाए। अगर मेरे को ये दोनों चीजें ही एनकाउंटर करनी, दोनों एरर कम कम से कम करने हैं मेरे को, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में मैं F1 स्कोर का यूज करूंगा। F1 स्कोर जैसे मैंने आपको बताया हार्मोनिक मीन होता है प्रिसीजन और रिकॉल का, जिसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। इसको कहते हैं हम अपना F1 स्कोर। तो अब हम सेम केस ले रहे हैं। अभी देखिएगा, जैसे कि इसमें लगभग मान लीजिएगा आपके पास ये हो गया आपका, एक मिनट मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, कितने हमारे पास टोटल हमारे पास डेटा पॉइंट कितने हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले जो हमारा बैड लोन की कैटेगरी में है 559 है, गुड लोन में हमारे पास 0 है, और फॉल्स नेगेटिव में है हमारे पास 33 है, और ट्रू नेगेटिव में हमारे पास 22 है। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाते हैं, 614। टोटल मान लीजिएगा 614 अर्जियां आ रखी हैं आपके पास लोन की, टोटल 614 अर्जियां आ रखी हैं। अब आपको सब सारी चीजें, आपके मैनेजर ने कहा नहीं यार मेरे को सब चीज निकाल के बताया यार तू, ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। अब सेम केस है, हमारे पास बैड लोन था, हमने कैटेगराइज कर दिया हाँ भैया ये बैड लोन है, तो ये आ गया हमारा 559। फिर हमारे पास गुड लोन था, लेकिन हमने उसको बैड लोन में कैटेगराइज कर दिया, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, हमने हमने अपना पूरा एकदम सही करके रखा है कि यार हमारा एक भी कस्टमर नहीं छूटना चाहिए, अच्छा गुड लोन की कैटेगरी वाला। तीसरा कैटेगरी है जहाँ पे गलत तरीके के आदमी थे जिनको लोन नहीं मिलना चाहिए था लेकिन उनको लोन मिल गया, ऐसे 33 लोग हैं। लास्ट कैटेगरी है जो अच्छे लोग थे और उनको लोन भी मिल गया, वो है 22। ठीक है। तो
अब देखिए ये मैंने कैटेगराइज किया है, ठीक है। अब देखिएगा ज्यादातर ना लोन लेने वाले लोग होते हैं ना, देखिएगा आप कभी भी देखिएगा कि जो थोड़े शातिर दिमाग वाले होते हैं, ये सारी चीजें होते हैं, तो ये ना बैड लोन की कैटेगरी में आपने सुना होगा कि यार बीच में एक स्कैम चल रहा था कि ये चाइनीज कंपनीज वगैरह अपना क्रेडिट वो कर रही थी, और वो ऐसे लोगों को खोजती थी कि जिनकी आय बहुत कम होगी, और उनको चक्रवर्ती यानी कि उनको कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के उनका मतलब 5,000 का लोन ले रखा है तो 5,000 का इंटरेस्ट ही 20,000, 25,000, 30,000 कर देते थे। अगर लोन नहीं पे करते थे तो फोन करके गालियां गुलियां देते थे। तो ये उस तरीके के लोगों को खोजते हैं। अब दिक्कत की बात क्या है कि जब कोई कम पढ़ा लिखा होता है, ये सारी चीजें होती हैं जिनको कम जानकारी होती है, यदि वो सोशल नेटवर्किंग को यूज करते होंगे तो उनके ना कभी कभी आपके सामने भी आता होगा कि यार 0% में आपको लोन मिल रहा है, 0% में ये सब चीजें, पर लेकिन एक्चुअली में 0% में कोई कोई कंपनी क्यों देगी लोन? कभी ऐसा नहीं होता कि 0% में, उसमें कंडीशन अप्लाइड होते हैं। तो इस केस में क्या ये लोग फंस जाते हैं। लेकिन जो अच्छी कंपनीज होती है ना, बड़े बड़े बैंक होते हैं, वो ऐसे करके एडवर्टीजमेंट कभी नहीं करते। वो क्या करते हैं, प्रॉपरली करते हैं। तो अब जो लोग होते हैं, जो ज्यादातर लोग होते हैं, तो उनकी ज्यादातर लोन की अर्जियां रिजेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो उनको कैटेगराइज कर देते हैं बैड लोन में। जैसे आपको पता होगा एचडीएफसी इंडिया की मतलब टॉप कंपनीज में, तो उसका शेयर इतना हाई है, बहुत ही हाई है, स्टॉक मार्केट में कभी दिखेगा। क्योंकि उसकी खास बात क्या है कि वो गलत लोन कभी प्रोवाइड ही नहीं करती। मतलब बहुत ही रेयर होते हैं कि उसमें बैड लोन की कैटेगरी में उसमें बैड लोन वाला आया, उसने उसको बैड लोन कैटेगराइज नहीं किया, ऐसा बहुत रेयर होता है। तो काफी अच्छा उसका सिस्टम है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बैंक को घाटा भी कम होता है। अब देखिएगा हमारे पास टोटल कितने थे, 614 हमारे पास लोन की अर्जियां आई। ठीक है, अब मेरे को एक्यूरेसी निकालनी है। तो हमने एक्यूरेसी में क्या होता है, जो हमने सही प्रिडिक्ट किया, अब सही प्रिडिक्ट मैंने ये किया 599 प्लस 22, ये दोनों सही प्रिडिक्ट किए। तो इसकी एक्यूरेसी क्या होगी, जितने बार हमने सही प्रिडिक्ट किया, यानी कि 559 प्लस 22 डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल कितनी है, 614। तो ये यहाँ पे एक्यूरेसी का फॉर्मूला हो गया। तो हमारी एक्यूरेसी आ रही 95%। आप बड़े खुश हुए, आपने कहा चलो यार मैनेजर के पास हमारा 95% एक्यूरेसी चल रही है। तो अगर हम 95% अपना काम सही कर दिया है और 5% गलत भी किया तो चलता है। लेकिन क्या ये सही था? नहीं, क्योंकि हमने इन दोनों को भी तो एनकाउंटर करना है। अब इस स्पेसिफिक केस में क्या है कि हमारा फॉल्स पॉजिटिव तो जीरो है। ठीक है, तो यदि मैं प्रिसीजन निकालूंगा, प्रिसीजन ऐसे करके निकालते हैं, प्रिसीजन के लिए हम ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ये वाला रो देखते हैं। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि ये फॉल्स पॉजिटिव हमारा जीरो है तो इसकी जगह जीरो, तो ट्रू पॉजिटिव बाई ट्रू पॉजिटिव 1 हो जाएगा। 1 × 100 बराबर 100%। तो ये 100% आपका प्रिसीजन स्कोर निकला। आप फिर मैनेजर के पास गए उछल उछल के कि यार भैया देखो 100% प्रिसीजन स्कोर आ रहा है। अरे भैया आपका यहाँ पे एफ तो जीरो है। तो इस केस में ये भी गलत हो गया। अब हम जाते हैं तीसरी कैटेगरी के ऊपर, जहाँ पे हम रिकॉल निकालेंगे, क्योंकि हमें इसको इनकाउंटर करना है। फॉल्स नेगेटिव तो रिकॉल में ही आता है हमारा, क्योंकि इसको एक्चुअल या फिर रियल लिखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करना है हमें, ये करना है। ठीक है, ये वाली कॉलम से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, ट्रू पॉजिटिव को डिवाइड करना है। तो मैं करूंगा 599 को डिवाइड करूंगा 599 प्लस 33 से, तो मेरा रिकॉल निकल जाएगा। तो इस केस में मेरा जो रिकॉल आ रहा है वो आ रहा है 94.5। अब आप कहोगे कि यार इसमें और इसमें क्या अंतर आया, 0.5% का, 0.5% का ही तो अंतर आया। लेकिन महानुभावों एक बात सोचिएगा, ये तो हमने एक डेटा दिया है जहां पे हमारा 614 है। अगर 5%, 0.5% का, आधे परसेंट का भी अंतर आ रहा है, तो ये याद रखिएगा हमने कितने बैड लोन अपने प्रोटेक्ट कर लिए, क्या क्या कहते हैं, गुड लोन की कैटेगरी में डाल दिए हैं बैड लोन को। ठीक है, अब इस 0.5% में से जिसका देने का मन ही नहीं है लोन वापस, जैसे माल्या टाइप का एक दो भी आदमी आ गए, वो तो हजारों करोड़ों का चूना लगा के चले जाएंगे आपको। ठीक है, तो इस केस के लिए हमारा रिकॉल ही सबसे उचित मैट्रिक्स होगा। हम F1 स्कोर की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिएगा कि इसका कोई नंबर होता, फॉल्स पॉजिटिव में कोई नंबर होता, तो इसका एक पर्टिकुलर हमारा प्रिसीजन का स्कोर आता। अब मैं कह रहा हूं कि मैं F1 स्कोर यूज करना चाह रहा हूं। ठीक है, अब F1 स्कोर क्या होता है, इनका हार्मोनिक मीन होता है प्रिसीजन और रिकॉल का। यदि मैं ये कहूं कि मैंने इसका हार्मोनिक मीन निकाल लिया, और F1 स्कोर की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि वो रेशियो में है तो उसकी 0 और 1 के बीच में वैल्यू होती है। अगर F1 स्कोर 1 है, यानी कि उसका फॉल्स पॉजिटिव काफी कम है और फॉल्स नेगेटिव भी काफी कम है। ठीक है, 1 है तो यानी कि फॉल्स पॉजिटिव भी 0 है और फॉल्स नेगेटिव भी 0 है। इस केस में F1 स्कोर 1 आ जाएगा। अगर F1 स्कोर 1 से कम होता रहता है, तो इसका मतलब कि आपका FP, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, आपको बढ़ रहा है।
तो F1 स्कोर जितना भी 1 के करीब है तो उतना अच्छा F1 आपका एक्यूरेसी, मतलब मॉडल का मैट्रिक्स उतना अच्छा है, यानी उतनी अच्छी आपकी क्लासिफिकेशन की एल्गोरिथम काम कर रही है। जबकि F1 स्कोर यदि 0 के पास आता रहता है तो उतना आपका मॉडल जो है फेल हो रहा है आइडेंटिफाई करने में। ये हो गया हमारा कि हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं प्रिसीजन और रिकॉल को F1 स्कोर के द्वारा। अब चलते हैं इस लेक्चर के आखिरी टॉपिक की तरफ, जो होगा डिसीजन थ्रेशोल्ड। ठीक है, डिसीजन थ्रेशोल्ड को हम आरओसी भी कहते हैं, रिसीवर ऑप्टिमाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक, और इसी के अंडर हम ड्रॉ करते हैं ए यूसी होता है ये, वो गलती से लिख दिया मैंने, ए यूसी यानी कि एरिया अंडर कर्व। तो अब देखिएगा, जो भी क्लासिफिकेशन हम मॉडल बना रहे हैं तो उसके अंदर हम एक ट्रेड ऑफ लेते हैं ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट के बीच में। अब ट्रू पॉजिटिव रेट क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या होता है? देखिए, ट्रू पॉजिटिव रेट सेम चीज है जो कि हमारा रिकॉल था, यानी कि ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव बाय फॉल्स नेगेटिव। तो ये ट्रू पॉजिटिव रेट, यानी कि हमारा जो रिकॉल होता है उसी को हम ट्रू पॉजिटिव रेट कहते हैं। अब फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या होता है? फॉल्स पॉजिटिव रेट होता है हमारा फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। अब इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक याद कर रखी है। तो इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक सिंपल वही है, एक्स और वाई को हम जानते हैं। तो ये एक्स एक्सिस हो गई ग्रीन में, ये वाई एक्सिस हो गई हमारी येलो में। ठीक है, अब हमारा मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि सबसे पहले यदि आपको इसका नाम जानना हो, ये ट्रू पॉजिटिव रेट है या फॉल्स पॉजिटिव रेट है, तो नाम पहले कैसे पता करेंगे? तो हम अपनी एक्स वाली सेल देखेंगे। ठीक है, सेल याद रखिएगा, इसमें एक्स वाली रो नहीं कह रहा हूं मैं, सेल कह रहा हूं। तो सेल क्या है मेरी? ठीक है, सेल है मेरी एक्स, एक्स में सेल है, और रो नंबर 1 की बात ही करेंगे हम केवल, रो नंबर। और जब हम प्रिसीजन और रिकॉल का भी बात कर रहे थे तो उसमें 1 ही की बात कर रहे थे, या तो रो नंबर 1 या फिर कॉलम नंबर 1। तो इसमें भी हम रो नंबर 1 की ही बात करेंगे। तो मैंने कहा कि एक्स सेल में जो भी हो उसके पीछे रेट लगा दो, तो ट्रू पॉजिटिव रेट, ट्रू पॉजिटिव में रेट प्लस कर दो तो ट्रू पॉजिटिव रेट। अब इसका फॉर्मूला क्या, कैसे निकलेगा? जो भी मेरा एक्स एक्सिस की सेल में हो, यानी एक्स एक्सिस की सेल में क्या है, ट्रू पॉजिटिव है, उसको डिवाइड कर दो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस से, पूरी वाई एक्सिस से। तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस कौन सी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस, ये पूरी वाई एक्सिस होगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाली। तो इसको डिवाइड कर दो ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव से। ये आ गया हमारा पहला ट्रू पॉजिटिव रेट का। अब हम सेकंड वाले का देख लेते हैं। अब हमने वही रो नंबर 1 का सेकंड सेल में जाना है। सेकंड सेल में क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव, इसका नाम क्या होगा, फॉल्स पॉजिटिव रेट, प्लस में रेट कर देना, तो फॉल्स पॉजिटिव रेट आ गया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो इस सेल में है उसको डिवाइड कर दो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस में क्या है, फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, तो इससे डिवाइड कर दो, वो आ गया आपका फॉल्स पॉजिटिव रेट। फॉल्स पॉजिटिव रेट हमारा दिखाता है कि फॉल्स अलार्म कितने आ रहे हैं हमारे पास। अब मैंने आपको ये तो बता दिया, आप मैंने पहले आपको फॉर्मूले बता दिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है। तो आरओसी कर्व क्या होता है, हमारा एक प्लॉट होता है ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट के बीच में। और ये फंक्शन हमारा यूज होता है, और हम क्लासिफाई करते हैं कि मॉडल हमारा जो सही है या गलत है। इसके लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, जिस कांस्टेंट को हम कहते हैं सी। यहाँ पे हम सी एज अ कांस्टेंट लेते हैं। तो ये जो ये लाइन दिख रही है ना, ये पूरी सी की लाइन है, ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी मेढ़ी मेढ़ी, तो ये पूरी सी की लाइन है, ये कांस्टेंट चल रहा है। तो हम कोई भी पर्टिकुलर मॉडल के लिए ना एक कांस्टेंट वैल्यू मान के चलते हैं। आइडियली जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है 0.5 वाली, ये वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू की। अब यदि आप, अगर मैं यहाँ पे देखूं, आप आपको ये भी पता है कि ट्रू पॉजिटिव रेट की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है, फॉल्स पॉजिटिव रेट की भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही आती है, और सी की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में ही आती है। ठीक है, टॉप में 0 है और यहाँ पे 1 है। यदि मैं कहूँ कि मेरा जो ट्रू पॉजिटिव रेट है वो 0.2 है, देखिएगा यहाँ से ना ग्राफ थोड़ा सा मुड़ना शुरू हो गया, ग्राफ यहाँ से थोड़ा सा मुड़ना 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 ऐसे, या फिर यहाँ से ज्यादा मुड़ना शुरू हो गया। तो जब मेरा ना, मान लीजिएगा 0.2 के बाद यदि मेरी सी की वैल्यू और घट रही है, तो उस समय क्या हो रहा है कि हमारा ट्रू पॉजिटिव रेट बढ़ रहा है और फॉल्स पॉजिटिव रेट भी मेरा बढ़ रहा है। वहीं अगर मैं इसके विपरीत जाऊं, अपोजिट जाऊं, तो 0.2 के बाद मेरा ना ट्रू पॉजिटिव रेट भी घट रहा है और फॉल्स पॉजिटिव रेट भी घट रहा है। तो इन जनरल क्या होता है कि यदि
मेरा जो सी होता है, सी की वैल्यू कम होगी, तो मेरा ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये बढ़ेगा, अपोजिट होते हैं। यानी कि ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सी के। यानी कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये होता है आरओसी, रिसीवर ऑप्टिमाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर। ठीक है। अब इसका देखिएगा, इसका हमारा यूज क्या हो रहा है। ठीक है। अब हमें अपने मॉडल की ना असेसमेंट करनी है कि परफॉर्मेंस की, मॉडल की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है या बुरी है। ठीक है। जब भी ये जो कर्व होता है ना, इसके अंदर जितना ज्यादा एरिया होगा, ऐसे करके मान लीजिएगा एक कर्व मैंने बनाया, इसका एरिया इतना आ रहा है, तो अगर मैं एक पॉइंट को लेके चलूं तो इसके अंदर ज्यादा एरिया आ रहा है। ठीक है। तो उसकी मॉडल की परफॉर्मेंस उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। इसको कहते हैं हम एरिया अंडर कर्व। ठीक है। अब एक थंब रूल होता है हमारा एरिया अंडर कर्व के लिए। पहले मैं एक बार इसको क्या कहते हैं खत्म कर देता हूं। तो यदि मेरा ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट जीरो हो जाए, उस केस में हमारा सी वन आ जाएगा। ये देखिएगा, ये जीरो है दोनों चीजें, और यहाँ सी वन है। यदि मेरा ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट वन आ जाए, तो उस केस में सी जीरो हो जाएगा। तो मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीजें यहाँ से क्लियर कर ली। अब हमने एयूसी के बारे में बात की कि एरिया अंडर कर्व की किसके अंदर कितना एरिया आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ। तो रूल ऑफ थंब क्या कहता है कि यदि एरिया अंडर कर्व की वैल्यू जो है वो 0.9 और 0.9 से 1 के बीच में है, तो ये एक्सीलेंट होगा। हमारी जो एल्गोरिथम है वो एक्सीलेंट काम कर रही है। 0.8 से 0.9 में गुड, 0.7 से 0.8 में फेयर, 0.6 से 0.7 पे पुअर, और अगर हमारे 0.5 और 0.6 से नीचे जा रहा है कर्व, यानी कि अगर 0.5 का मतलब हमारा आधा ग्राफ ही घेर रहा है, वो अगर हमारा आधा ग्राफ ही घेर रहा है, यानी कि हमारा एरिया इतना ही आ रहा है ना, इतना ही एरिया का कवर कर रहा है उसी का, तो इसका मतलब हमारा मॉडल फेल है, किसी काम का नहीं मॉडल। दोबारा से मॉडल बनाओ आप। ठीक है। तो यदि किस, ये तो हो गया हमारा कि फेल हो गया, और यदि कोई मॉडल फेल ही हो जाए, 100% ही रॉन्ग हो जाए, तो उसके लिए ईओसी कर्व की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। और कोई मॉडल 100% करेक्ट हो जाए, 100% करेक्ट का मतलब कि यहाँ तक पूरा एरिया, यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर हो जाए एरिया ये सारा, तो इसमें ईओसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो ये था हमारा एओसी आरओसी कर्व। अब इसके साथ हम अपनी समरी पे आ चुके हैं। हमने देखा कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या क्या होते हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से जितनी भी रिलेटेड कन्फ्यूजन थी वो हमने दूर कर दी। इसके अलावा हमने देखा कौन कौन सी मैट्रिसेस यूज होती हैं, एक्यूरेसी, रिकॉल, प्रिसीजन, F1 स्कोर, ये सारी चीजें हमने देखी, और हमने इनके फॉर्मूले भी सीखे। हमने ट्रिक भी लर्न की कि किस ट्रिक से हम इन चीजों को याद कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि प्रिसीजन और रिकॉल हर एक केस के लिए, स्पेसिफिक केस के लिए प्रिसीजन, किसी केस के लिए प्रिसीजन ज्यादा यूज के लिए यूज हो रहा था, और किसी केस में रिकॉल ज्यादा यूज हो रहा था। वो डिपेंड करता है हमारा केस बाय केस पे। तो हमने ऐसे तीन केसेस हमने देखे। उसके बाद हमने देखा कि डिसीजन थ्रेशोल्ड या फिर आरओसी, रिसीवर ऑप्टिमाइज ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, क्या होता है, और इसके साथ एयूसी कर्व का क्या महत्व होता है। यदि इसके अलावा भी आपके पास कोई भी क्वेरी हो लेक्चर से रिलेटेड, तो अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आप यहाँ तक वीडियो में आ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने किन्हीं तीन दोस्त साथी के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। डेटा साइंस वाले को अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।